चीन में व्यवस्था परिवर्तन की ओर नागरिकों का रुझान 1911 से ही आरंभ हो गया था। इस रुझान की वजह जापान की बढ़ती हुई शक्ति के साथ मूंछ शासकों का संकीर्णतावाद था। दुनिया तेजी से तरक्की करती जा रही, मशीनीकरण ने विश्व के अन्य देशों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, परंतु चीन खेती प्रधान देश ही बना हुआ था। चीन में तेजी के साथ जनसंख्या प्रसार हो रहा था। सन 1885 ईस्वी में चीन की कुल संख्या 37 करोड़ 37 लाख थी, जबकि 1911 आते आते यह 43 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके परिणाम स्वरूप पैदावार की कमी से चारों ओर भुखमरी फैल गई और जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह कठिन हो गया। इस अवस्था में चीन के लोग दूसरे देशों में जाकर श्रम करने लगे। उन्होंने श्रम का महत्व समझा और विदेशों से कमाकर अपने देश जब आए तो उन देशों की तरक्की का राज उन्होंने अपने देश के लोगों में बांटा। चीन में प्रगतिशील सुन यानसेन पैदा हुआ, जिसने नई विचारों के लोगों को संगठित कर उनमें क्रांतिकारी विचारधारा भरी। डॉक्टर सुन यातसेन के नेतृत्व में टोक्यो में चीनी छात्रों ने अपना एक संगठन भी बनाया। सन 1505 तक चीन के 17 प्रांतों के छात्रों ने युगमेंग हुई नामक दल का गठन किया। इस प्रकार चीन में विद्रोह आरंभ हो गया, लेकिन क्रांति की शुरुआत हांगको नामक स्थान पर हुई। 10 अक्टूबर 1911 को हांगको के एक रूसी परिवार के आवास पर, जो कि क्रांतिकारियों का अड्डा था, विस्फोट हुआ। पुलिस के दमन चक्र के कारण विद्रोहियों ने वायसरॉय के कार्यालय को घेर लिया, उसमें आग लगा दी, जिसके कारण वायसरॉय को भागना पड़ा। चीनी सेनापति भी नगर छोड़कर भाग गया। क्रांतिकारियों ने बूचांग पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात हांगको पर अधिपत्य स्थापित करके क्रांतिकारियों ने ली युआन हुंग की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। शीघ्र ही क्रांति चीन के अन्य नगरों में भड़की। 16 नवंबर 1911 ईस्वी को पूरे चीन में क्रांति सफल रही। चीन को चीनी गणतंत्र घोषित किया गया। सन यातसेन अमेरिका से शंघाई पहुंचे। उन्होंने 29 दिसंबर 1911 को अपनी सरकार का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस तरह पुरातन पंथी प्राचीन परंपरा से चले आ रहे शासक वंश की समाप्ति और चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। चीन की व्यवस्था बदल गई थी। बावजूद इसके चीन उस तेजी से प्रगति न कर पा रहा था जैसा कि वह अपने आसपास के स्वतंत्र देशों को करता देख रहा था। सन 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई। क्रांति सफल रही। रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। इस क्रांति से केवल सरकार ही नहीं बदली, विश्व को एक नई व्यवस्था मिली थी। वह व्यवस्था कम्युनिस्ट व्यवस्था थी। कम्युनिस्ट व्यवस्था ने गणतंत्र और लोकतंत्र से आगे जाकर कार्य किया। चीन ने मान लिया था कि कम्युनिस्ट विचारधारा को स्वीकार करने पर ही चीन का उद्धार संभव है। इसी के फलस्वरूप रूसी साम्यवाद को प्रति चीन के प्रबुद्ध लोगों का झुकाव बढ़ने लगा। साम्यवाद के उदय और विकास के लिए परिस्थितियां तैयार हो रही थी। उसी समय चीनियों का माओ से तुंग जैसे क्रांतिकारी नेता का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माओ में मजदूर वर्ग तथा निम्न वर्ग को संगठित करने की असाधारण क्षमता विद्यमान थी। उनके प्रयासों से चीन में एक संगठित आंदोलन का आरंभ हुआ। उस समय चीन की सत्ता पर चियांग काई शेक विराजमान थे। उसने चीन के साम्यवादियों को कुचलने का प्रयास किया, परंतु उसका यह प्रयास क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा भरने का कार्य करता रहा। 13 अक्टूबर 1934 ईस्वी को साम्यवादियों को कुचलने के लिए चियांग काई शेक की सरकार ने महाप्रस्थान अभियान, मृत्यु अभियान चलाया। उस समय तक माओ के नेतृत्व में कई लाख साम्यवादी सेना तैयार हो चुकी थी। अभी वह प्रत्यक्ष चांग सेना से लड़ने की शक्ति न रखती थी, अतः अपनी सेना लेकर माओ यांगत्सी नदी पार कर गए। फिर कुछ प्रदेशों में माओवादियों की सरकारें बनती चली गई। प्रतीत होने लगा था कि जल्दी चीन में क्रांति सफल होकर रहेगी, पर उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। चांग सरकार ने देश के नाम पर साम्यवादियों को जापान से घिरते आ रहे खतरे से निपटने से साथ देने का आह्वान किया। सन 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हो गई। अब जापान से खतरे का भय भी न रहा। चीन के साम्यवादियों ने अपनी क्रांति फिर तेज कर दी। चांग सरकार की सेना और माओ की सेना साम्यवादियों के बीच खूनी जंग छिड़ गई। लाखों लोग इस युद्ध की भेंट चढ़ने लगे। माओवादियों ने येनाम, मुगदेन, कीटिन, चागमून आदि क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर अपनी सरकार कायम कर ली। उन्होंने पीकिंग से चांग की सेना का संबंध करने के लिए उनके सम्मुख रसद की समस्या उत्पन्न कर दी। बीच का मार्ग काटकर अपने अधिकार में लेकर रसद और नई सेना की आपूर्ति ठप कर दी। 1947-48 ईस्वी की ठंड चांग सैनिकों के लिए बेहद घातक सिद्ध हुई। चांग सैनिक का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। उनके अस्त्र शस्त्र और धन संपदा माओ सेना के कब्जे में आ गया। इस प्रकार चांग सेना को माओ सेना के सामने भारी पराजय का सामना करना पड़ा। चीन में माओवाद का जोर दिनों दिन नौजवानों में बढ़ता चला जा रहा था। ये नौजवान भाग भागकर माओ की ओर जाकर उनकी सेना में भर्ती होकर उनकी विजय को सुनिश्चित करना चाहते थे। अंततः चांग सरकार की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 1949 ईस्वी के आरंभ में चियांग सेना के सेनापतियों ने भी चियांग सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उत्तरी चीन पर साम्यवादियों का पहले से ही प्रभुत्व था। चीनी अधिकारियों को अपना साथ देने के लिए तैयार कर साम्यवादियों ने सांगत्सी नदी को पार कर नानकिंग पर भी अधिपत्य जमा कर शंघाई, चौकियां, हुनान आदि पर कब्जा जमा। माओ त्से तुंग ने चीन में कम्युनिस्ट गणतंत्र की घोषणा कर दी। लाखों लोगों के बलिदानों के साथ 21 नवंबर 1949 ईस्वी को चीन के विस्तृत भूभाग पर माओवादी सरकार स्थापित होने की घोषणा हुई। चियांग काई शेक ने
फार्मोसा में जाकर शरण लेकर अपनी जान बचाई। माओ ने चांग काई शेक को न केवल जीवित छोड़ दिया बल्कि फार्मोसा में उसे अपनी सत्ता चलाने की अनुमति भी दे दी। तत्पश्चात चांग काई शेक का शासन फार्मोसा आधुनिक ताइवान तक सीमित रह गया। चीन के इस गणतंत्र के अध्यक्ष माओ त्से तुंग, उपाध्यक्ष श्रीमती सन यात सेन, प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री चाओ इन लाई चुने गए। इसके बाद चीन के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। चांग काई शेक के पराजय के बाद भी उन्हें न केवल जीवित छोड़ा गया बल्कि फार्मोसा प्रदेश पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया था। संभवतः इसका श्रेय श्रीमती सन यात सेन को है, जिन्हें चांग काई शेक की चीन के लिए दी गई सेवाएं याद की और उन पर दया की गई। ये था पूरा इतिहास चीन के गृह युद्ध का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।